अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स के ऊपर। अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस, हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर और बैकग्राउंड रेडिएशंस के ऊपर। आज हम ब्रीफली, छोटा सा लेक्चर है, बहुत ब्रीफली इसे कंसर्न करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओवरव्यू सा होगा और आपने इसको गौर से पढ़ना है और बुक से रीडिंग मस्ट करनी है। और जो भी कंसर्न होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड से रेलेवेंट टू टॉपिक और अदर देन दिस इंफॉर्मेशन के तौर पे भी, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से। तो बच्चा, सबसे पहले तो नेचुरल का वर्ड ये बता रहा है कि जो काम भी हो रहा होगा वो कुदरती तौर पे हो रहा होगा, उसमें कहीं पे भी ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। जस्ट फिनोमेना को ऑब्जर्वेशन की हद तक इन्वॉल्वमेंट होगी ह्यूमन बीइंग्स की, लेकिन उसके प्रोसेस में या उसकी स्टार्टिंग में कहीं पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग्स का कोई असर नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? इसके बैकग्राउंड में या इसको किसने डिस्कवर किया, 1896 की बात है। इसकी हिस्ट्री में छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, पहले आप वो ज़रा गौर से सुन लें। 1896 में एक साइंटिस्ट थे, हेनरी बैकरल। उन्होंने एक्सीडेंटली एक ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यूरेनियम का साल्ट, जो कि उनके एग्जामिनेशन एरिया में कहीं पे पड़ा हुआ था, उनकी लैब में कहीं पड़ा हुआ था जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो उसकी वजह से, उस साल्ट की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट जो थी वो डार्कन हो गई थी। इफ़ेक्ट क्या था? काज जो थी वो यूरेनियम साल्ट था, यूरेनियम साल्ट था, और इफ़ेक्ट किस पे था? डार्कन द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को उसने डार्कन कर दिया, मतलब डैमेज कर दिया। अब इस चीज़ से उन्होंने ऑब्ज़र्व क्या किया? इस चीज़ से उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यूरेनियम का जो साल्ट है उसमें से कुछ ऐसी इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है या फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। वो क्या कर रही है? फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसको एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से वो डैमेज होती जा रही है, डार्कन होती चली जा रही है। उन रेडिएशंस को उसने रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का नाम दिया। ऐसी रेडिएशंस जो नज़र भी नहीं आती और हाई एनर्जी रखती हैं और डैमेज करने की सलाहियत रखती हैं, पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और उन पे फिज़िकली इम्पैक्ट भी रखती हैं। तो ऐसी रेडिएशंस को डिस्कवर किया हेनरी बैकरल ने 1896 में, और उसने कहा, उसने हेनरी बैकरल साहब ने उसके बारे में, इन रेडिएशंस के बारे में अपना जो पोस्टुलेट दिया वो ये था: दीज रेडिएशंस आर द रिजल्ट ऑफ spontaneous decay or disintegration of unstable nuclei।
उसने कहा कि ऐसे न्यूक्लियस जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, हर वक्त ही अनस्टेबल रहते हैं, तो उनसे या उनकी डिग्रेशन से, उनकी डिसइंटीग्रेशन का मतलब तोड़ फोड़ के, उनके टूटने से उनमें से ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो नज़र तो नहीं आती लेकिन अपना असर रखती हैं, वो डैमेज करने की सलाहियत रखती हैं। तो ऐसी रेडिएशंस को उसने रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा या नेचुरल रेडियो एक्टिव, और इस फिनोमेना को उसने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहा। ये तो था इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड में। इसकी हिस्ट्री में कुछ चंद लोग और भी शामिल हैं जिन्होंने इब्तदाई नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने में बहुत बड़ा हाथ है उनका। वो हैं मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड, और उनका शौहर पैरी क्यूरी भी उसे कहते हैं, वैसे सिंपल उनका नाम पैरी है। ये दो अशखास भी ऐसे हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने का बायस बने हैं। इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर किए थे उनका नाम है पोलोनियम एंड रेडियम, जो कि अब तक के हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, यूरेनियम से भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं। इसके बाद अगर हम इसकी फाइनल, ये तो था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रेडियो एक्टिविटी का या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का असल में बैकग्राउंड क्या है। तो इसके बैकग्राउंड में जो बड़े बड़े नाम मिलते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम तो हेनरी बैकरेल का है, जिन्होंने 1896 में इस कॉन्सेप्ट को पुट फॉरवर्ड किया और अपने पोस्टुलेट पेश किए। और उसके बाद फर्दर जो इसमें काम किया गया जिसने मज़ीद अहम और बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी वाले या हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किया, वो थे मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी। इसकी अब अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें कि अगर इस टॉपिक को डिफ़ाइन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस डिके है या स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन है हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन करें तो वो कुछ इस तरह की बनेगी, द स्पॉन्टेनियस emission of radiation from highly unstable nuclei। हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियस emission ऑफ रेडिएशन का निकलना रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और जिस एलिमेंट से रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, जिस न्यूक्लियाई से रेडिएशंस निकल रही होती हैं और जिस एलिमेंट से रेडिएशंस निकल रही होती हैं उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तो अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन करें तो इनकी अलग से एक डेफिनेशन बनेगी, दोज एलिमेंट्स which can emit या which emits
रेडिएशन ड्यू टू देयर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल रहता है तो उनमें से जितनी रेडिएशन निकलती हैं वो एलिमेंट जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसके साथ हमारा रेडियो एक्टिव के टाइप्स, लास्ट में मैं थोड़ी सी इसकी टाइप्स डिस्कस करता जाऊँ। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो हैं उसकी टाइप्स भी हैं, ये 3 किस्म की हैं। रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो 3 किस्म की हैं। फर्स्ट अल्फ़ा रेडिएशंस, इनको ग्रीक लेटर अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड बीटा रेडिएशंस, इनको बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं, इसको बी टाइप। और तीसरी गामा रेडिएशंस, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक उल्टे एल से। अल्फ़ा के बारे में कहा जाता है कि ये हीलियम न्यूक्लियाई हैं, ये हीलियम न्यूक्लियाई हैं। बीटा पार्टिकल्स के बारे में कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और गामा रेडिएशंस हाईली या फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को भी गामा रेडिएशंस में कंसीडर किया जाता है। बच्चों, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में जस्ट इतना ही। और इसका ये आज का जो भी लेक्चर है ये ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है और ये जस्ट फॉर सेक ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से है। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही प्रिपेयर करेंगे। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है ये शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ख़त्म हो जाता है। इससे हट के एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है वो इस टॉपिक से रिलेटेड कि कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो सब के सब हाईली अनस्टेबल होते हैं, उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। तो इसको एज ए इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। और यहाँ पे रेडियो एक्टिव ख़त्म हो जाता है और हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, बैकग्राउंड रेडिएशंस पे। बच्चों ये बैकग्राउंड रेडिएशंस का टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं। तो आपने इसको गौर से पढ़ना है और लेक्चर को भी गौर से सुनना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा बैकग्राउंड रेडिएशंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसका ताल्लुक ग्राउंड से होगा या हमारे एटमॉस्फेयर से होगा। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलती हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में मौजूद है या एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो सिंपली इसकी डेफिनेशन बनेगी द रेडिएशंस ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव elements present in our atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी
एलिमेंट पाए जाते हैं वो रॉक हो सकते हैं, सैंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है। इन सब पार्टिकल में कुछ न कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई के ट्रेसेस पाए जाते हैं। ट्रेसेस का मतलब थोड़ी मिकदार पाई जाती है, और वो रेडिएशन तो जहाँ पे भी होंगे इमिट करते ही रहेंगे। अगर वो वाटर के अंदर हैं, रॉक्स के अंदर उनके ट्रेसेस हैं, या सैंड के अंदर उसके कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं, या एयर में कुछ पार्टिकल्स उनके मौजूद हैं, तो उनसे रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ऐसी तमाम रेडिएशन या ऐसे तमाम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव ट्रेसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, उनसे जितनी भी रेडिएशंस निकलती हैं दैट आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस के फर्दर अगर आगे जाएं तो कुछ रेडिएशंस ऐसी भी हैं जो हमारे स्पेस से हमारी अर्थ पे भी आती हैं। ऐसी रेडिएशंस को हम कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर कॉस्मिक रेडिएशंस का भी थोड़ा सा जिक्र आपको मिलेगा, और ये क्या हैं इसके ऊपर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन देनी है, इसको गौर से सुनना। कॉस्मिक रेडिएशंस ये क्या है? ऐसी रेडिएशंस पहले जो हमने पढ़ी हैं उसमें हमने कहा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, कुछ हमारे पार्टिकल्स जो मौजूद हैं, उनमें जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के जो ट्रेसेस आ जाते हैं, उनसे जो रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई हैं दैट आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। इससे हट के कुछ रेडिएशन ऐसी भी हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर आती हैं फ्रॉम द स्पेस वाली साइड से, आउटर स्पेस फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर की स्पेस से जितनी रेडिएशंस हमारे अर्थ पे आती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, ऐसी रेडिएशंस को कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। तो अगर कॉस्मिक रेडिएशन की डेफिनेशन की जाए, द रेडिएशंस absorbed by earth from outer space of our atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर से जितनी भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं दैट आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशंस। इन रेडिएशंस में इंक्लूड्स क्या क्या होता है, इन रेडिएशन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? दीज रेडिएशंस इंक्लूड्स प्रोटॉन्स, इनके अंदर प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो सकते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली कुछ कॉस्मिक रेडिएशन जब हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, आने के बाद वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद दूसरे पार्टिकल्स के साथ और एटम्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उन इंटरेक्शन से कुछ नई रेडिएशंस पैदा होती हैं और एक शावर क्रिएट होता है उन रेडिएशंस का। उन रेडिएशंस को सेकेंडरी रेडिएशंस कहते हैं। तो आपने इन रेडिएशंस को भी अच्छे से याद रखना है। सेकेंडरी रेडिएशंस जो होती हैं इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अगर हम इनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, व्हेन कॉस्मिक रेडिएशंस interact with atoms or particle
particles of atmosphere, then a shower of radiations प्रोड्यूस या क्रिएट कह लें, प्रोड्यूस which is known as, that is called या which is known as secondary radiations। और इन secondary radiations के जो particles होते हैं उनमें म्यून्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिनोस, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स भी इसका पार्ट होते हैं और ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक्स होती हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस और सेकेंडरी रेडिएशंस। तो बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी रेडिएशंस और इसके इंक्लूजन्स के साथ ही हमारा आज का ब्रीफ लेक्चर ख़त्म होता है। आपको बैकग्राउंड रेडिएशंस, कॉस्मिक रेडिएशंस, सेकेंडरी रेडिएशंस और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में और कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।